अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लगा क्लासेस। तो चला आया हूं मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू योर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, जो आपके 10th क्लास का पहला ही चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द लाइट। अगर हम इसी चैप्टर की ओर देख ले तो अगर हम कंसिडर कर लेंगे अपना जेके बोस, तो उस हिसाब से 10 नंबर्स है, तो वो मैं आपको जेके बोस के जो 10 नंबर्स है जो इस लाइट के रिलेटेड आएगी वो मैं फुल आपको यहाँ पर क्लियर कर लूंगा। और बेटा जो आपका यहाँ पर है सीबीएसई, था बेटा यहाँ पर नजर, जो आपका सीबीएसई का पैटर्न आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, जो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें, वो मैं सारी कोशिश कर लूंगा आपको यहाँ पर दिखाने की। जैसे वो आपको एग्जाम में फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू पेपर जो इन्होंने बेस रखा है टर्म 1 के रिलेटेड, वो मैं फुल कोशिश कर लूंगा बेटा आपको यहाँ पर दिखाने की। तो पूरा अटेंड टू रह लेना बेटा, आप भी आगे एक पेंसिल और कॉपी या पेन या कॉपी आगे रख लो और फुल अटेंटिव रहो, सो दैट कि आप देखो कि जो ये चैप्टर है ये कहां से मैं उठाऊंगा और इस चैप्टर को मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझाऊंगा, सो दैट कि एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना आ सके बेटा। तो स्टार्ट करने जाएंगे हमारे साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज लाइट बेटा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज लाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगर हम स्लाइड के रिलेटेड बात कर लेंगे वो ये चीज है कि जैसे हम देखते हैं कि वो ब्रांच ऑफ द साइंस जो डील कर लेता है हमारे साथ विद स्टडी ऑफ द प्लांट्स, उसको तो हम कहते हैं बॉटनी। वो ब्रांच ऑफ द साइंस जो हमको डील करता है विद स्टडी ऑफ द एनिमल्स, उसको हम बताते हैं जूलॉजी। तो सिमिलरली वो ब्रांच ऑफ द साइंस जो हमको डील करता है विद स्टडी ऑफ द लाइट, उसको हम बेटा कहते हैं ऑप्टिक्स। तो मैं ये पॉइंट यहां पर लिख लूंगा बेटा, ठीक है, आप इस साथ साथ लिख लेना। द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science that deals with study of light, that deals with the study of light is called, उसको हम बेटा बता देते हैं ऑप्टिक्स। क्या बता देते हैं बेटा? ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है इस स्टडी ऑफ द लाइट के साथ, उसको हम बेटा नाम देते हैं ऑप्टिक्स। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिक्स। अगर हम सीधे उर्दू जबान में देख ले और उर्दू जबान में कोशिश कर ले समझने की इस वर्ड लाइट को, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे लाइट सिंपली एक रोशनी है। हम उस उर्दू भाषा में सिंपली क्या लाइट को बेटा बताते हैं? हम बेटा लाइट को बता देते हैं रोशनी। और कुछ बता देते हैं? लाइट बता देते तो रोशनी है। बट इसी लाइट को अगर मैं अब समझने की कोशिश कर लूंगा, जी लाइट है तो है क्या है? लाइट है तो है क्या लाइट? तो सिंपली में हम बता देते हैं यहां पर, जो आज की डेफिनेशन है, ये आप क्लास 7 से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम लाइट की डेफिनेशन की बात कर ले तो हम बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लेकिन सवाल यहां पर पैदा हो जाता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को यह बात पता ही नहीं है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को बेटा ये पूरी दिमाग में बात रख लो कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती है कि जब हम बात करते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस चीज का मतलब है क्या? ये पता ही नहीं होती किसी को कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कैसे बोलोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, आप क्या बताओगे बेटा? लाइट एक एनर्जी। क्या इसका मतलब? मैं भी बताऊंगा लाइट एनर्जी है, पर मसला है समझने का फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है क्या। अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि फॉर्म ऑफ द एनर्जी क्या है, तो आप क्या बता सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या, क्या आप बता सकते हो बेटा? तो अभी तक हमको ये पता ही नहीं है कि फॉर्म ऑफ द एनर्जी है क्या बेटा। तो इसी चीज को समझो बेटा आराम से, इस चीज को, जो मेरी आवाजें आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो क्या है। दिस $1 मिलियन पॉइंट बेटा। इस चीज का मतलब यहां पर है, जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस चीज का मतलब है कि बेसिकली लाइट जो हम वहां पर बता रहे हैं कि फॉर्म एनर्जी, ये बेसिकली एक ऐसी कुव्वत है। लाइट बेसिकली एक ऐसी जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को, जो आपकी चीजें आपके आसपास है, उसको बेटा देख पा सकते हो। क्या है समझ? यानी मेरे कहने का मतलब है जो लाइट है ये एक ऐसी कुव्वत है,
ये एक ऐसी जिसकी वजह से आप चीजों को आप आसपास देख सकते हो। आप बोलोगे सर क्या, मैं बोलूंगा ये मेरी लाइट है, यहाँ पर बैग है, यहाँ पर कॉपी है, यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर मार्कर है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर बैग है, यहाँ पर सब कुछ है। मैं आपको बताऊंगा आप इन चीजों को देख पा रहे हो, लेकिन किस चीज से देख पा रहे हो? लाइट, चाहे वो आप नेचुरल लाइट है, ये चाहे वो आप इस बल्ब से लाइट आ रही है, तो इस चीज की वजह से आप इन चीजों को देख पा रहे हो। बट अगर लाइट नहीं होती, क्या अंधेरे में आपको कोई चीज दिखती है? नहीं दिखती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ही यहां पर है कि ये एक ऐसी कुव्वत है जिस चीज से आप एनर्जी, जिस चीज से आप चीजों को देख पा रहे हो। दूसरे अल्फाजों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आप हाथ आपका है, आप इस बल्ब के पास ले जाओ, तो आपको हाथ को क्या फील हो जाएगी? एक्सीलेंट, हीट फील हो जाएगी। यानी कैसे हीट फील, किसकी मदद से हीट फील हो रही है? वो आपको इस लाइट की वजह से हीट फील हो रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ द, एक ऐसी कुव्वत है जिस चीज से आप आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पा सकते हो। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप देखते हैं। पर थोड़ा इसी डेफिनेशन को बेटा अगर मैं कुछ एडवांस्ड फॉर्म में लाऊं, तो इसी डेफिनेशन को मैं यहां पर ऐसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं कि अगर हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, क्या है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अगर बेटा हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ओर देख ले, क्या है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली कंसिस्ट कर लेता है जो भी दुनिया में सारी लाइट रेज है, वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम दिखा देते हैं। मतलब आपका सवाल होगा कि क्या क्या है? देखो बेटा, रेज तो बहुत किस्म की आपके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गामा रेज है, जिसको मैं यहां पर लिखूंगा जी रेज। जी का मतलब है बेटा गामा, गामा की स्पेलिंग है GAMMA, गामा रेज। ठीक है बेटा, आपके पास गामा रेज है, आपके पास बेटा एक्स रेज है, आपके पास बेटा यूवी रेज है, आपके पास बेटा विजिबल लाइट है जिसको विबग्योर भी कहते हो, आपके पास बेटा विजिबल लाइट है, आपके पास बेटा इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड रेज है बेटा, आपके पास माइक्रो रेज है, और आपके पास रेडियो वेव्स भी है। दिस कंट्रीब्यूट्स, ये सारी वेव्स जो है यही बेटा कंट्रीब्यूट कर लेती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर कोई भी आपको आज के बाद बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, बोला कि ये जो सारी रेज है दिस कॉन्स्टिट्यूट्स आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी रेज मिलाकर बना देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझिए इब्राहिम, ये जी रेज, इस जी रेज को हम बोलते हैं गामा रेज, GAMMA, गामा रेज, GAMMA, इसको बोलते हैं गामा रेज। एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेज और रेडियो रेज। बट अब सवाल यहां पर यह चीज पैदा हो जाता है, क्या हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इन सारे रेज को देख पा सकते हैं? नहीं देख सकते। इनमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी बेटा हमारे आई की कैपेसिटी के बाहर है। ये सारे हमारे आई के कैपेसिटी के बाहर है। इन सब चीजों को हम नहीं देख पा सकते। अब सिर्फ क्यों, किस चीज को हम देख पा सकते हैं? हम इनमें देख पाते हैं विजिबल लाइट को। किसको देख पाते हैं बेटा? इस विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ बेटा होती है, दैट इज आ जाएगा मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, पर्टिकुलरली आपके CBSE के लिए। तो इस विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है दैट इज 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। And in some books it's also mentioned that इसी visible light की जो wave length होती है that is 380 nanometers to 750 nanometers. This is what is basically the wavelength of the visible light. यानी I mean to say basically यहाँ पर ये चीज की, अगर हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ले, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो में ये सारी चीजें तो आ जाती है इसमें, लेकिन कौन सी चीज है जो हम देख पा सकते हैं? वही लाइट जो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो यहां पर हम विजिबल लाइट की बात कर लेते हैं। जिस विजिबल लाइट की जो ये वेव लेंथ होती है दैट इज 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, और इट इज 380 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स बेटा। सो दिस कंप्राइज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
आपने अभी बोला वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ मतलब मैं समझा देता हूँ बेटा। इस वेवलेंथ को मैं अभी समझाऊंगा जब मैं उठाऊंगा ना नेचर ऑफ द लाइट, जब मैं वहां पर उठाऊंगा ना दो नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर, और जब मैं वेव नेचर में आपको दिखा लूंगा ना व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको जब वेव में यहाँ पर बनाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा क्रस्ट और ट्रफ वहां पर, फिर मैं समझाऊंगा वहां पर वेवलेंथ क्या होती है बेटा। कोई टेंशन नहीं लेने का, चाहे आपको बता समझ कोई आपका जो एग्जाम है दैट इज बेसिकली थ्योरी पेपर ही, आपका जो मैक्सिमम आएगा थ्योरी है जेके बोस के लेटर। तो आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है बेटा यहाँ तक, कोई भी इशू है यहाँ तक आपको बेटा, कोई इशू है? अगर बेटा आपको भी कोई इशू यहाँ तक होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब हम यहाँ से अपने सफर में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ लाइट के साथ, उसको हम बेटा बता देते हैं ऑप्टिक्स। उसके बाद मैंने बोला लाइट को हम इसी उर्दू भाषा में कहते हैं रोशनी। फिर मैंने बोला लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जो इनेबल करती है हमको टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? ये एक ऐसी कुव्वत है, इस कुव्वत की वजह से हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। फिर मैंने बोला अगर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ले तो दैट कंप्राइज ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये बात कही कि वो पोर्शन विजिबल लाइट है क्या? लाइट इज बेसिकली द विजिबल लाइट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम that enables us to see the objects around us, और जिसकी वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, और वी कैन से 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर्स। नाउ लेट अस बेटा कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द लाइट। लेट अस नाउ बेटा डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट। नेचर क्या है लाइट का? तो आई होप यहां तक आपने उतारा होगा। अगर स्क्रीनशॉट भी बेटा आपको उठाना होगा तो वो आप उठा सकते हो बेटा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द लाइट। सो बेटा क्या मैं इरेज कर लूं इसको? यस। नाउ लेट्स मूव टू नेचर ऑफ द लाइट। बहुत टाइम से आप बता रहे थे कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। हाँ साहब, बहुत टाइम से आप बता रहे थे कि मुझे फिजिक्स समझ में, बट कैसा लग रहा है? फिजिक्स आपको आसान लग रही है? जी लग रही है अब आसान। अब तो फिजिक्स कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। शाबाश। सो लेट्स बेटा नाउ मूव टू द नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेचर ऑफ लाइट। जब हम बेटा अपने लाइट के नेचर की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे? लाइट के नेचर की जब हम बेटा बात कर लेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपनी व्यूज दे दी अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट। इसी में हमारा सबसे एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम है न्यूटन, सर इसाक न्यूटन आ गए। क्या आ गए? सर इसाक न्यूटन हमारे पास आ गए, और इन्होंने हमको एक थ्योरी दे दी। क्या बेटा दे दी? जिस थ्योरी का नाम पड़ गया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। क्या नाम पड़ गया? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। आज मैं बेटा यहां पर लिख लूंगा। न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी लाइट की, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ये हमको दे दी सर इसाक न्यूटन ने। इसमें इसने क्या बोला? इसमें इसने बोला कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है। वो है क्या? मैं समझाऊंगा अभी। इसने क्या बेटा बता दिया? न्यूटन ने हमको बता दिया कि ये जो हमारे पास लाइट होती है इसका जो नेचर है, यानी इसका जो बिहेवियर है वो क्या है? वो एक पार्टिकल नेचर है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पार्टिकल क्या, हम बताएंगे क्या पार्टिकल नेचर है लाइट का। इसलिए हमको न्यूटन ने यह बात बता दी थी कि सपोज अगर कोई बंदा वहां पर बैठा हुआ है और सपोज अगर मैं इसको देखना चाहूंगा और सपोज अगर मैं इसके ऊपर एक टॉर्च डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? टॉर्च डाल रहा हूं, तो टॉर्च से बेसिकली एक ऐसे पार्टिकल्स इस पर शूट आउट हो रहे हैं, यानी टॉर्च से एक ऐसे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। टॉर्च से एक ऐसे पार्टिकल्स शूट आउट, जिनको इसने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। क्या बेटा नाम दिया उन पार्टिकल्स को? इन पार्टिकल्स इसने बोला जो इससे निकलती है, ये पार्टिकल्स इसने बोला लाइट इस टॉर्च से निकल, जो लाइट रेज है वो किन फॉर्म में निकलती है? पार्टिकल्स। इसने बोला लाइट रेज निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और उन्हीं पार्टिकल्स को इसने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। मतलब कि जैसे लैंप से लाइट निकल रही है पार्टिकल्स, ये इसने ये बोला जो ये लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स निकल रही है। क्या निकल रही है? इन द फॉर्म ऑफ, इन्हीं पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दे दिया? इनको इसने न्यूटन ने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। बोला जो ये कॉर्पस्कल्स हमारे पास होते हैं इनका जो मास होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जीरो लगभग मान लो, लगभग जीरो मान लो इनका मास होता है। बट वहां से हम और एक चीज पढ़ लेते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है
जिसका मास 0 है। बट अब यहां पर हम ले रहे हैं, वी आर टेंडिंग दिस टू, हम इसको टेंड करते हैं, हम बोलते हैं कि कॉर्पस्कल जो है नेग्लिजिबल मास है। नेग्लिजिबल इन द सेंस हम यहां पर बोलते हैं कि वेरी वेरी लेस मास है इनका कॉर्पस्कल्स का। कॉर्पस्कल्स का क्या है बेटा, वेरी वेरी लेस मास है इन कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स का। तो न्यूटन ने यही चीज बता दी थी कि बोला जो अगर हम ऑब्जेक्ट है वहां पर, इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं टॉर्च डालता हूं, इस टॉर्च की लाइट जो रेज होती है वो जिन पार्टिकल्स के फॉर्म में इन पर पड़ती है, उसी को हम बेटा नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉर्पस्कल्स, जिनका मास बहुत ही नेग्लिजिबल बेटा होता है, जिनका मास बहुत ही। तो इस थ्योरी को बेटा नाम पड़ गया न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। लेकिन न्यूटन आगे फेल हो गया, न्यूटन आगे फेल हो गया। किस चीज में ये फेल हो गया न्यूटन? तो इस चीज अभी तक क्या आपको पता चला, लाइट का नेचर है क्या, पार्टिकल। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसे फिनोमेना थे जहां पर पार्टिकल नेचर, जहां पर हम पार्टिकल नेचर जो है वो, वहां पर हम पार्टिकल नेचर से हमारा फिनोमेना जो है वो डिफाइन नहीं हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या? फॉर एग्जांपल आगे जाकर आपको क्लासेस में पढ़ लेना है इंटरफ्रेंस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? इंटरफ्रेंस के रिलेटेड आपको पढ़ना है। आपको बेटा आगे जाकर इंटरफ्रेंस ही नहीं सिर्फ पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़नी है। क्या पढ़ना है बेटा? डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जहां पर हम ये चीज देख लेते हैं कि अगर हमारा रेनबो है, तो रेनबो में ये 7 कलर्स आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? कैसे पहले सन के लाइट ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स में पड़ती है, कैसे वो स्कैटर हो जाते हैं, कैसे हमारी लाइट आ जाती है वहां पर, वो आगे जो सारी चीजें आपको बेटा देख लेनी है, उसके लिए पार्टिकल नेचर फेल हो रहा था। उसके लिए पार्टिकल नेचर फेल हो रहा था। यानी न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है वो वहां पर ये चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि मैं कैसे वहां पर इन सारे फिनोमेनॉन्स को, चाहे वो इंटरफ्रेंस हो चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, इन फिनोमेनॉन्स को मैं कैसे डिफाइन कर लूं बेटा, इन फिनोमेनॉन्स को कैसे मैं तो आ गया। तो यहां पर न्यूटन फेल हो गया। आपने मान लिया न्यूटन फेल हो गया यहां पर, बट याद रख लेना बेटा ये बात, लाइट का ड्यूअल नेचर है। फेल इन द सेंस हो गया ये किसी फिनोमेनॉन में फेल हो गया, लेकिन ऐसा भी है कि जो आधे फिनोमेनॉन बेटा मेरे हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पार्टिकल नेचर ही। इसीलिए बेटा हम ये बात बता देते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट का क्या है? लाइट का ड्यूअल नेचर है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ड्यूअल नेचर? इस चीज का मतलब है लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है, जो मैं अभी जाकर आपको समझाऊंगा वेव नेचर क्या है, और वो किस साइंटिस्ट ने दिया, क्या दिया, वो मैं अभी जाकर समझाऊंगा। बट अभी तक आपने ये समझा लाइट का पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर इन फिनोमेना उसको डिफाइन नहीं कर पाया, जहां पर हमने बोला न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो वहां पर बेटा फेल हो रही है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दो, ड्यूअल का मतलब होता है दो, दो ड्यूअल का नेचर होता है दो का मतलब होता है ज। अब हम बात कर लेंगे, अब तो ये फेल हो गया, अब आ गया एक दूसरा साइंटिस्ट है। क्या आ गया? मतलब एक ही बार में इसके दो नहीं, ना हम बोलेंगे दोनों है, इसमें पार्टिकल नेचर भी इसका एग्जिस्ट कर लेगा, इसका वेव नेचर भी एग्जिस्ट कर लेगा। अब आ जाएगी उस नेचर पर। उसके लिए बेटा और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम पड़ गया हाइजीन। क्या पड़ गया? अब हम पढ़ेंगे हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। अभी तक था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, अब हम पढ़ेंगे हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। देखो बेटा कहां से मैंने आपका ये टॉपिक उठाया, और देखो अल्टीमेटली कहां पर हम इस टॉपिक को छोड़ लेंगे। कैसे मैं आपके स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स को आसान बना दूंगा, कैसे मैं आपको स्फेरिकल लेंसेज के न्यूमेरिकल्स को आसान बना दूंगा। बस सिर्फ एक चीज आपको अटेंटिव रहना है। आ गया दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम पड़ गया हाइजीन। क्या पड़ गया नाम? हाइजीन। हाइजीन ने बोला जी नहीं, लाइट का पार्टिकल नेचर ही नहीं है, लाइट का वेव नेचर है। इसने दे दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। इसने क्या दे दिया बेटा? इसने दे दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। बता दिया हमारे इस हाइजीन बाई ने बता दिया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं लिख लूंगा यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैं समझाऊंगा बेटा, मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ electromagnetic wave. Light is electromagnetic that does not require any medium for the propagation.
ये बता दिया इसने, हाइजीन ने, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, मीडियम का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है, जिसको कुछ भी रास्ता नहीं चाहिए। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट इज प्रोपगेशन, फॉर इट इज प्रोपगेशन। समझना बेटा बात को। हमारे जो ये हाइजीन है, इसने बोला लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका क्या है, इसका वेव नेचर है। व्हाट डू यू नो मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मसला है बेटा, यहां पर हम वो ये चीज बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर लेगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर लेता है। ये है आपकी बेटा वेव, एंड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। ये किसने ये बात बता दी? ये हाइजीन है। ये इन शॉर्ट समझो, यहां पर हाइजीन आप बोल रहे थे ना, और इससे पहले वो कंसेप्ट आया था वेवलेंथ, लैम्डा। वेवलेंथ इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव ट्रफ्स, सॉरी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट। जो हम क्रेस्ट आप यहां पर ले रहे हो, ये है बेटा आपकी वेवलेंथ, इसको लैम्डा कहते हैं बेटा। सो इस चीज को हम यहां पर बताएंगे, इस चीज को हम यहां पर बताएंगे जो अब हमको यहां पर हाइजीन ने बता दिया। इसने बता दिया कि लाइट का वेव नेचर है। अगर मुझे लाइट के वेव नेचर को समझना होगा, इसने क्या बोला? इसने बोला आप एक पत्थर उठा दो और पत्थर को किसी तालाब में फेंक दो, पत्थर को किसी तालाब में फेंक दो। सपोज मैं वर्टिकली इसको ऐसे फेंक रहा हूं, और जब ये पत्थर इस तालाब में पड़ जाए तो वहां पर ऐसे रिपल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फॉर्म। इसी रिपल्स को इसने यहां पर नाम दे दिया वेव्स। क्या यहां पर इसने इसको नाम दे दिया? इसने नाम इसको दे दिया वेव्स। जैसे कि बेटा आपको पता है, अगर हम अपने साउंड की बात कर लेंगे, जो बेटा मेरी साउंड है, इसको क्या मेटेरियल मीडियम के, इसको कोई मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन होने के लिए? एयर चाहिए। यानी अगर मैं वैक्यूम में बात कर लूंगा, वहां पर मैं आवाज सुन नहीं सकता हूं, तो साउंड को भी जरूरत है मीडियम प्रोपेगेशन के लिए। इसलिए हम वहां पर बोलते हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड वहां पर एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसको जरूरत होता है एक मीडियम प्रोपेगेशन के लिए। पर यहां पर जब मैं बात करूंगा मेरे लाइट की, लाइट को बेटा कोई भी मीडियम नहीं चाहिए फॉर द प्रोपेगेशन के लिए। ये हर एक मीडियम से बेटा जा सकती है, ये हर एक मीडियम से बेटा। तो अभी तक हमको बुरा नजर, अभी तक हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ द लाइट। क्या पढ़ लिया हमने नेचर ऑफ लाइट में? लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है, उसका पार्टिकल नेचर वो किसने दे दिया था? न्यूटन। न्यूटन क्या हो गया? फेल। न्यूटन आगे हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि आगे उसको मतलब वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना से उनको वो डिफाइन नहीं कर पाया। तो आ गया हाइजीन। हाइजीन ने दे दिया हमको वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, जिससे हमको वो सारी फिनोमेना हो गए, और जो आपको इंशाल्लाह 12th क्लास में पढ़ लेने हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज समझ लेना कि जो मैंने बात कर दी इससे पहले कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, इस चीज का मतलब है कुछ फिनोमेना ऐसे है जहां पर हमको लाइट को लेना पड़ता है एज द पार्टिकल, और कुछ फिनोमेना ऐसे है जहां पर हमको लाइट को लेना पड़ता है एज द वेव। मतलब खुद से हम उसको कंसीडर करते हैं कि इट्स अ वेव देयर, और खुद से हम किसी चीज फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि इट्स अ पार्टिकल देयर। लेकिन आगे जाकर हाइजीन भी फेल हो गया, आगे जाकर हाइजीन भी फेल हो गया, और एक फिनोमेना आ गया आगे, और हाइजीन भी फेल हो गया उस चीज को डिफाइन करने के लिए। एंड दैट फिनोमेना इज टू बी कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम उस पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल वो चीज, पार्टिकल हुआ छोटे टाइम पार्टिकल। अगर हम इसी वेव्स की बात कर लेंगे तो वेव सिंपल ही है ऐसे, जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसके साथ एसोसिएटेड हो बेटा। ठीक है, अब हम यहां पर बेटा बात कर लेंगे सिंपली हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर अब हाइजीन भी क्या हो गया? हाइजीन भी अब यहां पर फेल, हाइजीन भी फेल हो गया, और इसको पड़ गया ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पड़ गया ना? ये फिनोमेना कौन सा था? इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा कहां से मैंने आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया और किस बेस से मैंने आपको ये लिया, कहीं पर ऐसा नहीं बेटा आप नहीं पाओगे, ये आपके साथ वादा है। इस चीज को हमने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बोलते हैं कि सपोज अगर मेरे पास कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, जिस सरफेस में पड़े हुए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम ज्यादातर ये सरफेस लेंगे एज अ मेटल सरफेस, कौन सी सरफेस लेंगे बेटा, मेटल सरफेस, तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रैंडमली वहां पर चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये फिनोमेनन हमारे पास ऐसे आया कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस सरफेस पर हम कुछ लाइट डालेंगे या इस सरफेस पर हम बम्बार्डमेंट कर लेंगे किसी चीज से, तो ये चीज देखा, सपोज अब अगर ऐसे भी बोलेंगे, अगर हम इस या एक मेटल सरफेस है मेरे पास, अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लूंगा, क्या अप्लाई कर लूंगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इस चीज को अप्लाई कर लूंगा, तो हो जाएगा क्या, उससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो ये मेरे इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिलेगी, एंड दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस। अब तो आते नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। और इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा वेव थ्योरी जो है हाइजीन का, वो फेल हो रहा था। तो ये सारा किसने हमको एक्सप्लेन कर दिया, और एक साइंसदान आ गया जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या है बेटा उसका नाम, उसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको फिर ये चीज डिफाइन कर दी, और उसके साथ ही आ गया एक साइंटिस्ट जिसका नाम पड़ गया मैक्स प्लैंक। क्या पड़ गया नाम उसका, मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने हमको एक थ्योरी दे दी जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट, जिसका नाम है, जो आपका हायर क्लासेस में पढ़ लेनी है, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसको बोलते हैं हम बेटा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेनन फिर जो है ये हमको डिफाइन कर दिया मैक्स प्लैंक ने, जो आपको यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ लेना है। बट मैंने फिर भी सोचा पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि जो लाइट की दास्तान है वो कहां से आ रही है बेटा। आया समझ? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको नहीं डिफाइन कर पाया न्यूटन, और क्या इसको बता देते हैं हाइजीन। ये इसके लिए आ गया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वालिटेटिव स्टडी कर ली, लास्ट में आ गया मैक्स प्लैंक ने दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिससे हमको ये सारी फिर जो चीजें थी, ये सारी चीजें भी हमको क्या हो गई, आसान हो गई। ये सारी चीजें क्या हो गई, आसान। तो ये था, ये हमारी एक डिस्कशन थी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द लाइट। अब हम कर लेंगे बात सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। क्या कर लेंगे बेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा, बढ़े आगे, शार्ट। अब हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब हम यहां से पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to light। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लाइट के रिलेटेड, दैट इज बेटा कॉल्ड एज सोर्स। उसको बेटा क्या बता देते हैं, उसको हम बेटा बता देते हैं सोर्स। अगर मुझे इस सोर्स को डिफाइन कर लेना होगा, पहले मैं समझाऊंगा, डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सोर्स बेटा होता क्या है। सोर्स बोलते हैं हम, इट इज अ ऑब्जेक्ट, it is a object which ejects light या which transmits, जो ट्रांसमिट करता है लाइट। ट्रांसमिट का मतलब जो अपने वैसे निकाल, जो जिसकी वजह से लाइट निकलती है। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या कर लेता है, ट्रांसमिट का मतलब यहां पर है इजेक्ट कर लेता है। लाइट को क्या कर लेता है बेटा, इजेक्ट। ट्रांसमिट का बेटा मतलब यहां पर है इजेक्ट, जो लाइट को कर लेता है इजेक्ट। निकलती है लाइट, उससे निकलती है वो, यानी हम बोलते हैं ना, आपके घर में सोर्स ऑफ द इनकम क्या है, आप बताते हो फादर है, यानी आपकी जो घर में जो रोजगार चलता है वो आपके पापा से चलता है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि जरिया, लाइट इज एक्सीलेंट, शाबाश। सोर्स का मतलब है यहाँ पर जरिया का हम यहाँ पर बोलते हैं कि लाइट जो आती है तो कहां से आती है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, इस सोर्स को यहाँ पर दो किस्मों में डिवाइड किया गया।
किसमें डिवाइड किया गया? ए को बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स, ए को बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरे को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अगर आपसे कोई बताएगा कि ल्यूमिनस सोर्स होता क्या है तो आप उसको बता देना ल्यूमिनस सोर्स बेटा एक ऐसा सोर्स है जो अपनी लाइट ट्रांसमिट कर ले, यानी अपनी लाइट बेटा बाहर निकाल दे। क्या बेटा निकाल दे? अपनी लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल मुझे दे दो, यानी अगर आप इस चीज को आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे आप बोलोगे ऐसे कि आप ऐसे बोलोगे कि उसको बताते हैं ल्यूमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो विच इजेक्ट्स इट्स ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद इजेक्ट कर लेगा। तो एग्जाम्पल क्या बनती है इसमें? सन। एग्जाम्पल क्या बनती है बेटा? सन बनती है इसकी एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल बनेगी कैंडल, इसकी एग्जाम्पल बनेगी बल्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या सन अपनी लाइट देता है हमको? बस इतनी फर्क है, उसमें पहले इंटरनल प्रोसेसेस हो जाते हैं, वो तो हो जाएंगे, बट अपनी लाइट तो है। कैंडल को जलाना तो पड़ेगा, कि जलाने के बगैर ही लाइट देगी, इसमें भी जलाना पड़ेगा पहले, बट है इसको अपनी लाइट है। इन सोर्सेस को बेटा हम बता देते हैं ल्यूमिनस सोर्स विच पोजेसेस इट्स ओन लाइट। और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। पहले कोई लाइट इनके ऊपर पड़ती है और उसी लाइट को ये स्कैटर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब इट्स अ ल्यूमिनस सोर्स। अब मैं आपको बताऊंगा, जरा वो डब्बा मुझे वहां से दे दो। आपको डब्बा पहले दिख रहा कैसे है? क्या डब्बे को अपनी लाइट है? नहीं है। डब्बे पर पहले वो लाइट पड़ रही है और वो लाइट आपके आंखों पर पड़ रही है और आपको वो दिखाई देगा, तब आप मुझे ये डब्बा दे सकते हो। तो ल्यूमिनस सोर्स ऐसा सोर्स है जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, वो दूसरी की लाइट लेते हैं, उसको स्कैटर कर लेते हैं और ताकि आपको अपना चीज क्या होता है दिखाई देता है। तो इसमें एग्जांपल क्या हम लेंगे? इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बुक, बैग, वेरी गुड, बैग, ह्यूमन, हाँ ह्यूमंस, वेरी गुड, ह्यूमंस भी नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक है बेटा। पेन, मून एटसेट्रा। इसने अच्छा पॉइंट एक उठाया ह्यूमंस के रिलेटेड। जो वहां पर वो कंसेप्ट है ना कि स्किन कर लेता है लाइट को इजेक्ट, वो इतनी लाइट नहीं इजेक्ट कर पाएगा कि आप किसी चीज को देख सकते हो, क्योंकि जब अंधेरे में फिर आपको क्यों लाइट डालनी पड़ती है जब अंधेरे में चलती हो? क्योंकि वो वरना लाइट, ये याद रख लेना, स्किन भी लाइट इजेक्ट कर लेता, इमिट कर लेता है। यहां पर आप बोलते हैं, यहां पर आप ये भी बोलते हैं विच इमिट्स द लाइट, जो इमिट क्या कर लेगा? लाइट। यहां पर आप वर्ड इमिट को भी यूज कर सकते हैं। स्किन भी लाइट देता है, लेकिन उतनी लाइट नहीं देगा कि आप किसी चीज को देख पा सकोगे। हमें खुद को भी वो लाइट नहीं दिखेगी, इसीलिए इसको हम डालते हैं इन द नॉन ल्यूमिनस सोर्स में। तो ये था बेटा आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट, सोर्स क्या होता है। आया समझ? आप कोई डाउट है कंफ्यूजन सोर्स के रिलेटेड ना? यानी जो अपनी लाइट क्या कर लेते हैं? इमिट कर लेते हैं अपनी लाइट। इन द सेंस सोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट कर लेता है, विच इमिट इज अ लाइट, बट वो हो सकता है ल्यूमिनस या वो हो सकता है नॉन ल्यूमिनस। इमिट का मतलब होता है जो बाहर फेंके, जो क्या कर ले? जो फेंक लाइट। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बेटा बता देते हैं मीडियम। क्या बता देते हैं? मीडियम। सॉरी ये तो ठीक ही है। सम रिलेटेड टू लाइट। अब यहां से हम बात कर लेंगे मीडियम के रिलेटेड। बेटा हलवा लग रहा है आपको? सीरियसली आसान लग रहा है जुनैद? आसान लग रहा है आपको? शाबाश। अब हम बेटा यहां पर बात कर लेंगे हमारे मीडियम के रिलेटेड। मीडियम किसको बोलते हैं? क्योंकि आगे जाकर मीडियम का बहुत आगे जाकर हम इसको इस वर्ड को यूज करेंगे मीडियम। जब हम बेटा मीडियम की बात कर लेंगे, किस चीज की बात कर लेते हैं? मीडियम। तो हम बोलते हैं मीडियम एक ऐसी सबस्टेंस है, मीडियम एक ऐसी थ्रू विच लाइट ट्राइज और आराम से प्रोपेगेट कर लेगी। मैं लिख लूंगा यहां पर, इट इज अ सबस्टेंस, इट इज अ सबस्टेंस through which light propagates, through which light propagates or tries to propagate, आप बोलोगे सर इस चीज का मतलब क्या है?
कि जिससे लाइट प्रोपेगेट कर लेगी या जिससे लाइट ट्राई कर लेगी प्रोपेगेट करने में। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को समझने के लिए पहले मैं 3 मीडियम यहाँ पर उठा लूंगा। क्या उठा लूंगा? 3 मीडियम्स। ए को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरे को हम बोलेंगे ओपेक मीडियम। क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। समझो बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें मैक्सिमम लाइट जो है वो पास कर ले। जैसे आपका यहाँ पर गिलास है, थोड़ा नजर, क्या आपको इस गिलास से बाहर का सारा दिखता है? अगर मैं वहां से देख लूं, क्या उस गिलास से उस बंदे को यहाँ का सारा दिखेगा? उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी जहां से मैक्सिमम लाइट पास कर लेगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू विच मैक्सिमम लाइट पासेस, थ्रू विच मैक्सिमम लाइट पासेस। इसमें हम क्या एग्जाम्पल देंगे? इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं गिलास की। किसकी एग्जाम्पल देंगे? गिलास की। इसके बाद दूसरा मीडियम कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें से बहुत ही कम, हमने ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कम लाइट पास हो जाएगी। क्या? मिनिमम लाइट पासेस, थ्रू विच मिनिमम लाइट पासेस, maximum light gets reflected, through which minimum light passes। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा इसकी एग्जाम्पल लेंगे पेपर। क्या लेंगे? दे दो बेटा पेपर है यहाँ पर, जिसको बड़ा फोन उसका फ्लैश ऑन करो। देखो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है। यह है बेटा मेरा पेपर यहाँ पर, यह है बेटा मेरा पेपर यहाँ पर, आपको दिख रहा है बेटा? यह है बेटा लाइट। मैं इस लाइट को यहां से ऐसे रख रहा हूं, तो आपको वहां से क्या दिख रही है? लाइट। बट ज्यादा कि कम? कम। बहुत ही कम लाइट दिख रही है। इसको बेटा हम बता देते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। क्या बता देते हैं? जहां से बहुत ही कम लाइट क्या हो जा रही है? पास हो रही है, नजर आ रही है। इसी को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। उसके बाद आता है ओपेक, थ्रू विच नो लाइट पासेस, through which no light passes, through which no light passes. This is called, what is to be called as the opaque medium. इसको बोलते हैं बेटा opaque medium। आया समझ? आया समझ? तो यही है मीडियम, एक ऐसी सबस्टेंस जहां से लाइट प्रोपेगेट कर लेती है। प्रोपेगेट का मतलब क्या है? पास। प्रोपेगेट का मतलब है पास, यानी चलती है, या ट्राई करती है प्रोपेगेट करने में, या क्या कर लेती है? कोशिश। जैसे आप देखिए ट्रांसल्यूसेंट में कम ही जा रही है। और जैसे हम ओपेक की एग्जांपल क्या देंगे? वॉल। सपोज मैं यहाँ पर रखूंगा फोन, लाइट पड़ेगी इस पर, क्या जो अंदर होगा बंदा उसको दिखेगी लाइट? नहीं। यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल वॉल, फॉर एग्जाम्पल वॉल। आया बेटा समझ? वुड से भी उसके पार लाइट तो नहीं पास हो जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मीडियम। आया समझ? अगर बेटा स्क्रीनशॉट उठाने आप उठा भी सकते हो स्क्रीनशॉट। शाबाश। बहुत ही बेसिक से ट्राई कर रहा हूं आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने के लिए बेटा यहां पर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट, यहां से अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि जो लाइट है ये हमेशा कर लेती है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, it always travels in a straight line. Light always travels in straight line. लाइट कैसे ट्रेवल कर लेगी? लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। यही एक ऐसी वजह है जिससे आप शैडोज को देख पा सकते हैं, जिससे बेटा आप शैडोज को देख सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है यहां पर, ठीक है बेटा, ये एक बंदा है यहां पर, और इस बंदे पर जब लाइट पड़ती है ये पड़ती है स्ट्रेट।
इसी स्ट्रेट लाइट पड़ने की वजह से यहां पर आप इसी चीज की शैडो देख पाते हो। क्या देख पाते हो? शैडो। या इसको मैं अगर यहां से भी समझ में नहीं आ जाएगा, आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा यहां ये एक पाइप है, यहां पर ये एक पाइप और यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट है। मान लो यहां पर एक लीफ है, मुझे लीफ को देख लेना है। हाँ। मुझे लीफ को देख लेना है, लेकिन अभी तक अगर ये पाइप स्ट्रेट है तो लीफ को मैं यहां पर मेरी आंख है और मैं इसको आराम से देख पाऊंगा इस लीफ को, जब मैं इस पाइप से इसको देख लूंगा। यानी ये पाइप फॉर एग्जांपल ऐसे है, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे वो वाली चीज आराम से दिख रही है। बट क्यों दिख रही है अभी? क्योंकि जो पाइप है वो क्या है? तो घुमरा, जो पाइप है वो क्या है? स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं इसी पाइप वही लीफ लूंगा और, लेकिन पाइप में पहले मैं ऐसे बेंड लाऊंगा। क्या लाऊंगा? बेंड। फिर ऐसे कर लूंगा, फिर पाइप को ऐसे बनाऊंगा। यानी पाइप तो फिर भी बराबर यहां तक है, लेकिन क्या मुझे लीफ दिखेगा? मुझे बेटा ये लीफ दिखने वाला नहीं। क्यों? लाइट मैंने पहले ही बोला एक हमेशा ट्रैवल करेगी स्ट्रेट पाथ। मुझे यहां पर ये लीफ नहीं दिख सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं लाइट हमेशा ट्रैवल क्या कर लेगी? स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब आपको एमसीक्यू में। और जो पाथ ऑफ द लाइट होता है, क्या होता है? जो पाथ ऑफ द लाइट होता है बेटा, पाथ ऑफ लाइट को हम बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रे। यानी यहां पर मैंने एक एरो डाल दिया, एरो यहां ऐसे है, एरो हेड जो है ना, इसका एरो हेड इट डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ द रे। यानी लाइट जो है वो कहां से ट्रैवल कर रही है। इस एरो डिजिग्नेटेड द डायरेक्शन आएगा, मतलब एग्जाम में कहां की ओर जा रही है। एरो का मतलब है लाइट कहां की ओर जा रही है। लेकिन जो पाथ ऑफ द लाइट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। अगर अब हम कलेक्टिवली कुछ रेज ले ऐसे, द कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। कलेक्शन ऑफ रेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीम। कलेक्शन ऑफ रेज इज टू बी कॉल्ड एज द बीम। इसको हम बीम कहते हैं बेटा। गुबरा समझिए वहां क्या की है, जनसभा समझिए वहां कलेक्शन ऑफ द रेज को हम बेटा कहते हैं बीम। और नैरो बीम को कहते हैं पेंसिल। द नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। ये समझ लेना यहां पर, ये बोलो बहुत ही प्यूरिफाइड सॉर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन में चाह रहा हूं आपको प्रोवाइड कर लेने की। नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। मतलब पतली बीम, पतली भी नैरो बीम, उसको हम बेटा बोलते हैं पेंसिल। क्या बोलते हैं? और पेंसिल के आगे 3 टाइप्स है, वो भी यहां तक समझ में आ गया? क्या मतलब कोई कंफ्यूजन जनाब? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अब पेंसिल के 3 टाइप्स है। पेंसिल के 3 टाइप्स है। एक को बोलते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट पेंसिल। दूसरे को बोलते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट पेंसिल। सॉरी माइक थोड़ी। और तीसरे को हम कहते हैं पैरेलल पेंसिल। क्या कहेंगे? पैरेलल पेंसिल। और तीसरे को हम बोलते हैं पैरेलल पेंसिल। अगर मैं आपको बताऊं कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है, क्या बताऊं? कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है जो रेज ऑफ द लाइट है ना, वो कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पर। क्या हो रही है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है, यहां पर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। जैसे कि आप देख लेते हो हमारा जो होता है सोलर फर्नेस। क्या होता है? सोलर फर्नेस कैसे? बेसिकली अभी आप देख लोगे ना आगे वो एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर की, जब हमारी लाइट जो होती है दैट इज द व्हेन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो अल्टीमेटली चली जाएगी फोकस में। और सोलर फर्नेस पहले से ही सेट किया हुआ होता है। जो सोलर कुकर हमारा होता है ना, वो पहले से ही ऐसे सेट किया होता है कि जो सारी रेज ऑफ लाइट है ना, वो सारी कन्वर्ज कहां पर हो? फोकस पर हो, एक पॉइंट पर हो, जहां पर लाइट सारी एक जगह जमा हो जाएगी और हमारा सोलर कुकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आगे दिखाऊंगा ना वो एप्लीकेशन। यानी यहाँ पर इसमें हम ये कन्वर्जेंट पेंसिल किसको बोलेंगे? कन्वर्जेंट पेंसिल बोलेंगे जहां पर सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो एक ही जगह मीट हो रही है, मतलब उस पॉइंट को।
हाँ उस पॉइंट को हम नहीं, इस कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे कन्वर्जन पेंसिल। इस बीम को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैंने बोला नैरो बीम, इसी बीम को बोलेंगे कन्वर्जन पेंसिल। दूसरा हो गया डाइवर्जन पेंसिल। क्या हो गया, डाइवर्जन पेंसिल हो गया, सपोज सन है, क्या है, सन से निकलती है रेज, क्या निकलती है, वो पूरी दुनिया को फैल जाती है, यानी रेज डाइवर्ज हो गई, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट पेंसिल। और तीसरा होता है पैरेलल, जहां पर रेज जो होती है वो पैरेलल होगी, क्या होती है, इसको। सो दिस कंप्लीट्स योर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लाइट। तो यहां पर आज का लेक्चर हम स्टॉप कर लेंगे। तो बेटा जो कल वाला लेक्चर हमारा अब रहेगा इसमें लाइट के रिलेटेड, दैट विल बी सिंपली फ्रॉम प्लेन मिरर। उसमें उठाएंगे हम प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर, और वहीं से हम चलेंगे रिफ्लेक्शन पर, फिर उठाएंगे स्फेरिकल मिरर्स, और फिर उठाएंगे उसी के साथ बेटा यूजेस और केसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन रहा बेटा आपको, कोई भी डाउट, अगर इसके बावजूद बेटा आपको पर्टिकुलर, ये तो यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं आपके लिए बता रहा हूं, कहीं पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा, बिला फिक्र आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और टेक्स्ट भी कर सकते हो। अगर और आपको नोट्स भी इसके रिलेटेड प्रोवाइड कर लेने हैं आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैं बेटा आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन, feel free to text me or to call me beta, because I am always here to help you, because I know that in this pandemic आपको कितनी प्रॉब्लम हो गई बेटा आपके पढ़ाई के साथ। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, दैट्स प्लेन मिरर। और अगर लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।